वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए जो आपको ऐप के अंदर टेस्ट चल रहा है, कौन सा, ये जो टेस्ट चल रहा है आपका सेकंड ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर के लिए, उसके लगातार आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट दिए जा रहे हैं। आज 5 नंबर टेस्ट आपका हो चुका है, उसकी आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। आज 5 नंबर टेस्ट है, हालांकि 3 टेस्ट पहला दूसरा तीसरे की व्याख्या दिए जा चुके हैं। चौथा जो टेस्ट था वो मेगा टेस्ट था, उसकी व्याख्या हम कल तक या परसों तक देंगे। आज ताजा जो 5वां टेस्ट हुआ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो आपको ऐप में दिया, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दें सारे। पहला प्रश्न देखो, चुंगी तीर्थ मेला कब भरता है? चुंगी तीर्थ मेला कब भरता है? आजकल ऐसा प्रश्न आने लग गया। पहले तो सीधा ही आता था चुंगी तीर्थ मेला कहां लगता है? जैसलमेर में लगता है। अब कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को चुंगी तीर्थ मेला भरता है। अन्नकूट महोत्सव कहां व कब भरता है? अन्नकूट महोत्सव सीधा ही पेपर में मिल जाएगा आपको। अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। भरता कब है? कार्तिक शुक्ल एकम। आज क्या है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ है। ठीक है। अब ये कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के बाद जैसे अमावस्या आने के बाद एकम आएगी, शुक्ल एकम आएगी, हम क्या बनाएंगे? अन्नकूट महोत्सव बनाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन सा? नाथ द्वारा रासमंद, कार्तिक शुक्ल एकम। अगला देखो, बसंती पशु मेला कहां लगता है? बसंती पशु मेला कहां लगता है? तो बसंती पशु मेला लगता है रूपवास भरतपुर के अंदर। रूपवास भरतपुर के अंदर। और ये डीग महोत्सव, ये देखो डीग महोत्सव, डीग के जल महल, डीग को राजधानी बनाने वाला बदन सिंह, डीग के जल महलों का निर्माण करने वाला सूरजमल। और अभी हाल ही में करंट पढ़ते हो आप, सुबह करंट की रोज क्लास देखा करो। डीग महोत्सव का आयोजन 10 और 11 अक्टूबर को किया गया था भरतपुर के अंदर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यहाँ कंजर माता का मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा कंजर यानी कंजर समाज की कुल देवी है चौथ माता, उनका मेला लगता है। और बंसी पहाड़पुर क्षेत्र ये खनन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का जो पत्थर था उसको अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, वहां प्रयोग किया जा रहा है। नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? ये ताजा ताजा अभी पर्सन एग्जाम के अंदर आया है। नारायणी माता का मेला जून, ये शायद कंप्यूटर अनुदेशक था, पता नहीं कौन सा एक पेपर हुआ था अभी, उसमें आता है नारायणी माता कहाँ की है? अलवर की। नारायणी माता है अलवर की, जहां मीणा और नाई समाज के बीच इस माता को लेकर विवाद चल रहा है। तो अलवर में 3 माता याद रखनी है, धोलागढ़ देवी और चिलानी माता और नारायणी माता। अब नारायणी माता का मेला वैशाख में बढ़ता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला बढ़ता है। मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, उदयपुर का क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध है। तो मीरा महोत्सव जो बनाया जाता है वो आसीवन पूर्णिमा को बनाया जाता है। कब? आसीवन पूर्णिमा को बनाया जाता है। जो अभी पूर्णिमा निकली है ना, आसीवन शुक्ल दशमी को दशहरा, और उसके बाद में पूर्णिमा ही पूर्णिमा को मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया। मरु महोत्सव कब बनाया जाता है? बहुत ही फेमस है भी, ये प्रश्न फिक्स है, आपको पेपर में मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, यानी जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाता है। अब किस महीने में बनाया जाता है? जनवरी फरवरी में, जनवरी के लास्ट फरवरी की शुरुआत में। लेकिन ये पिछले 2 सालों में जो 2020-21 और ये कोविड-19 के चक्कर में ये अस्त व्यस्त हो गए। जैसे अब की बार मैं आपको बताता हूँ, 2022 में ये मार्च में बनाया गया था। ऊंट महोत्सव जो जनवरी में बनाया जाता है वो भी अब की बार मार्च में बनाया गया था। तो ये थोड़े से उल्टे सीधे हो गए, लेकिन आपको सही नियत तिथि याद रखनी। जब वो पूछे कि मरु महोत्सव 2022, फिर आपको बताना है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर में। हाथी महोत्सव जयपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही के अंदर आयोजित किए जाते हैं। तो ये चारों के चारों सही है। क्या पूछ रहा है इसे देख ले। ये पूछ रहा है कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि बतानी है। अब कैलेंडर वर्ष के अनुसार देखो, ये भी जनवरी में, ये भी जनवरी में, और ये जनवरी के अंदर बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लो, पहला आएगा सबसे पहले लगभग 10 जनवरी के आसपास ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। तो पहले आएगा सी ऑप्शन, ये रहा। फिर आएगा आपका कौन सा? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आ गया तो ए उत्तर आएगा, ए आ गया। फिर उसी महीने में कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? इधर चले गया,
हाथी महोत्सव आ गया, और उसके बाद में ग्रीष्म यानी जून के महीने में बनाया जाता है, तो CABD, ऐसे भी थोड़ा याद रखना है। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, पशु मेला बड़ा लगता है। तो तेजा दशमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? अब ये होलियों के लिए बड़े क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कौन सा बिनाए अजमेर है वो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे ईस्टर के पूर्व वाला जो शुक्रवार होता है उस दिन क्या बनाया जाता है? गुड फ्राइडे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार राजस्थान के राज्यपाल को होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय, पहले थे सर SK घोष। वर्तमान में इसमें जो सदस्य होते हैं वो 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। सिर्फ हटाने का जो अधिकार है ना, हटाने का, वही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर कदाचार का आरोप लग जाए कोई जांच पड़ताल में, तब राष्ट्रपति हटाता है। बाकी निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, नियुक्त का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक कार्यकाल कितना होता है? यानी RPSC के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो समाप्त हो। या तो 6 वर्ष मान के चलो, जैसे मान लो कोई बंदा 50 साल का RPSC का सदस्य बने तो वो 56 साल तक रह जाएगा। अगर 62 वर्ष, मान लो कोई 61 साल का बने तो फिर उसको 62 में हटना पड़ेगा, फिर ये 6 वर्ष काम में नहीं आएगा। तो ये ध्यान। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? देखो, RPSC की स्थापना पहले की है कि जयपुर में हुई, फिर उसके बाद में 1956 में, क्योंकि 1949 में स्थापना हुई है, P सत्यनारायण समिति थी। कौन सी? P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? DS तिवारी जी का कार्यकाल सबसे लंबा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यही प्रश्न आपको बार बार पेपर में पूछे जाएंगे, सर SK घोष। सर SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में संजय श्रोत्रिय वर्तमान में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या। आ गया ना प्रश्न? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या बतानी है, तो आप बताओगे 8, क्योंकि 7 सदस्य है, 1 8। वैसे ही अपने देश के अंदर UPSC होती है, उसमें 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, उसमें 11 होते हैं। क्या 2 या 2 अधिक राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 315 ये कहता है कि राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा, या 2 से अधिक भी होगा, क्या बड़ी बात है। तो हाँ, यदि संबंधित राज्य राष्ट्रपति से ऐसा आवेदन करे तो लोक सेवा आयोग होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है? यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में क्या क्या कंडीशन है? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। कौन है? 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? यहां से प्रश्न आपसे पक्का आएगा कि आपसे पूछे कि राज्य मानवाधिकार आयोग को नियुक्त करना है, ठीक है, उसके लिए कमेटी कौन बिठाएगा? राज्यपाल। उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल इस कमेटी का सदस्य नहीं होता है। इसमें मुख्यमंत्री हो जाएगा, गृह मंत्री हो जाएगा, विपक्ष का नेता हो जाएगा, विधानसभा का सदन का अध्यक्ष हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 18 अक्टूबर 1999 को हुआ और 2000 में इसने काम शुरू किया। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? वर्तमान पूछे 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये पॉइंट नोट कर लेना, आपको यहां से कंफ्यूजिंग होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत में मानवाधिकार आयोग के संरक्षण हेतु संसद द्वारा मानवाधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संसद के द्वारा मानवाधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 28 अक्टूबर 1993 को। निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। अब फसलों से, कृषि से टॉपिक जब भी पढ़ो, आपको पहले मुख्य इतना पता होना चाहिए, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है।
खरीफ की देखो गेहूं रबी की है, खरबूजा जायद की है, तरबूज जायद की है, बाजरा, बाजरा खरीफ की फसल है। सबसे ज्यादा अलवर भरतपुर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है इसका, सबसे ज्यादा बोया जाता है बाड़मेर के अंदर, ठीक है, क्षेत्रफल में बोया गया बाड़मेर है। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है इसका जोधपुर, सबसे ज्यादा अलवर भरतपुर में होता है। और आपको पता है एक और खासियत, बाजरा उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत के अंदर लगभग 45% अकेला राजस्थान के अंदर बाजरा होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तिलहन देखो तिल वाले जिससे तेल निकाला जाता है, अब उसमें रबी भी होती है खरीफ भी होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं होती है, तो मूंगफली तो होती है बिल्कुल। अब है देख लो, तिल भी है और सोयाबीन भी है। सरसों रबी की फसल है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों अपने राजस्थान में होती है और अलवर भरत में होती है, वे भी खूब इस साइड ज्यादा होती है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 1993 में साबित हुआ। और आपसे पूछे पूरे टोटल राजस्थान में पूरी फसलों के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा सरसों होती है, सरसों और राई। लगभग देखो बाजरा तो पूरे भारत का 45% राजस्थान में होता है, जबकि सरसों 46% होती है। तो कभी प्रश्न आ जाए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है कि पूरे भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो सरसों 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बाजरा है। ये आपको बात याद रखनी है, कहीं आप सीधा बाजरा कर दो। सरसों सरसों वैराई लगभग 46 पॉइंट कुछ है, उसके बाद में बाजरा है पूरे भारत का 45% राजस्थान में, और पूरे भारत का 46% सरसों है। निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक मतलब खाद्यान्न को थोड़ा बहुत यूज किया किसी को और उसके बाद बेचने के लिए होती है, कौन सी व्यापारिक फसल है नहीं है? तो देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कपास बेचते हैं हम, सारी थोड़ी घर पे रखते हैं जितनी भी होगी। गन्ना बेचते हैं, तुरंत बेचना पड़ता है गन्ने को। तो तंबाकू बेचते हैं, दाल है वो खाद्यान्न है, जितनी होगी लेकिन ज्यादा हो जाती है, बेचना अलग बात है, लेकिन व्यापारिक में नहीं आती, खाद्यान्न के अंदर आती है। दालों में पूछे, तिलहन में पूछे, दाल, तिलहन, बाजरा और सरसों, इन क्षेत्रों में पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है। जबकि मूंगफली, सोयाबीन, इनमें मूंगफली में शायद दूसरे स्थान पे है, सोयाबीन में तीसरे स्थान पे है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सी तिलहन फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे है? अभी आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सरसों लगभग पूरे भारत का 46% अकेले राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक, आपको पता है गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्नागार कहते हैं, सबसे ज्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहां है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर रूस के सहयोग से स्थापित। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये अलवर के हैं राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन कहा जाता है। इन्हें पुरस्कार मिल चुका है रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसको? राजेंद्र सिंह को। राज्य का दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में शुरू किया गया, तो राज्य का पहला मसाला पार्क कहां पे है? ठीक है, मसाला पार्क पेपर में आ जाएगा, कई बार मसाला पार्क नहीं आएगा, स्पाइस पार्क आ जाएगा, ध्यान रखना। स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क। दूसरा तो है रामगंज मंडी में 2017 में स्टार्ट हुआ था। पहला है वो है, ऑप्शन है क्या यहाँ पे, रामपुरा भाटिया मथानिया जोधपुर में, रामपुरा भाटिया के मथानिया जोधपुर के अंदर स्थापित है, ये याद रखना। कौन सी? रामगंज मंडी में। आपसे पूछे 4 एग्रो फूड पार्क पूछे ना, तो आपको बताना एक अलवर में है, गंगानगर में है, एक कोटा में है और एक जोधपुर में है। इसके अलावा आपसे पूछे राजस्थान में कितने, वो तो एग्रो फूड पार्क, कृषि एग्रो फूड, ये मेगा, आपसे पूछे मेगा फूड पार्क कितने, एक ही है वर्तमान में, रूपनगढ़ अजमेर में, ठीक है। बाकी जोधपुर में एक प्रस्तावित है और एक पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है। प्रदेश में निम्न में से किस योजना के पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन के लिए लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। किसके लिए, यानी किस योजना के लिए? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है और ये क्वेश्चन ज्यादातर आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकों में भी दे रखा है। देखो, कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1980 को। बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीची अजमेर के अंदर है, उसकी स्थापना कब हुई? 2000 में। राजफेड की स्थापना 1957 में, तिलम संघ की स्थापना 1990 में। तो इसका सही आंसर देख लो, इसका सही आंसर हो जाएगा BCDA। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की वनस्पति वर्ण वाला सही है। देखो राजस्थान में जो
वनस्पति पाई जाती है उसका सही क्रम बताना है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो अगर देखें तो अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, जैसे 5 4 3 2 1। तो सबसे ज्यादा आती है शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, सदाबहार, उपोष्ण कांटेदार, और ये 1 नंबर आ जाएगा। राजस्थान राज्य वन विभाग की रिपोर्ट 2021 के आधार पर राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक आरक्षित वन है उदयपुर में, सबसे ज्यादा जो संरक्षित वन है वो 12 में, और अवर्गीकृत वन है बीकानेर में। ठीक है, राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपसे पूछे सबसे ज्यादा वन है कहां पे, सबसे ज्यादा वन आपके उदयपुर में है। प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा कहां पे है, वो भी उदयपुर में है। सबसे वन कम कहां पे है, तो सबसे कम वन है चूरू के अंदर, और प्रतिशत में सबसे कम है जोधपुर में। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। ज्यादातर 1-2 प्रश्न आते हैं, ज्यादा आप नई जो वन रिपोर्ट है ना, 17वीं वन रिपोर्ट, उससे क्वेश्चन ज्यादा याद रखना। तो किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती अपने राजस्थान के अंदर, देखो उष्ण कटिबंधीय कंटीली तो पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित ये पाई जाती है, उपोष्ण शुष्क व अर्ध शुष्क पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित नहीं पाए जाते। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित का मतलब होता है सदाबहार अपने पाई जाती है, सदाबहार पाए तो जाती है, वो उपोष्ण प्रकार की पाई जाती है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छादित वन होने चाहिए। देखो ये प्रश्न बड़ा शानदार है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय वन नीति यानी राष्ट्रीय नीति 1952 के अनुसार ये कहता है कि जो पूरे क्षेत्र का 33% आपके पास वन होना चाहिए, और अगर पहाड़ है तो वहां लगभग 65% वन होने चाहिए, और अगर मैदान है तो लगभग 24% 25% वन होने चाहिए, ये शर्त है। तो अब ये पूछ रहा है अरावली पहाड़ियां, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 65% है वन होने चाहिए, हो न वो कोई अलग बात है, होने चाहिए। सही कथनों पर चयन कीजिए और कूट का उत्तर दीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, उष्ण अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न की बहुत बार रिपीट होता है। फिर क्या कहता है, शुष्क सांगवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में, बिल्कुल जब भी सांगवान का नाम आए दक्षिणी राजस्थान में जाने। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में पाए जाते हैं, ये गलत है। अभी मिश्रित पतझड़ वन आपको मिलेंगे तो ही उदयपुर साइड अभी वहां मिलेंगे। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, बिल्कुल सही है। तो सी तो गलत है, ए बी डी सही है। अब क्या पूछ रहे हैं, कूट सही बताना है, तो ए बी डी सही है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी, देखो आपके जितने जिस प्रकार के टॉपिक है ना उसी के हिसाब से दे रहा है, और पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको व्याख्या यहाँ दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, पूरी व्याख्या यहाँ करवाई जा रही है। हमारे देखो टेस्ट सीरीज क्या चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, इसी का सोल्यूशन हो रहा है रोज। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी सभी अच्छे तरीके से समझना, हमारी 99 रुपए की राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक डाटा मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ मिलेगी आपको, और बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी, उसको ले लेना और प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। रीट है, सेकंड ग्रेड, सबके लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है बड़ी शानदार। और आपके जो 10 पर्सन आएंगे, मैं कहता हूँ 10, पहली बात तो 10 ही आ जाएंगे, नहीं तो 9 कहीं नहीं जाएंगे इस टेस्ट सीरीज से। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया ये अलग से आप जरूर लें, बड़ी शानदार जबरदस्त तरीके से। और करंट के मामले में आपको कह दिया, नानक क्लासेस का नाम सीधा फिक्स है, भरोसा करके राजस्थान करंट पढ़ लेना। 10 में से 9 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, निरंतर ध्यान करना। बाकी जीके के लिए हमारी शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की यूट्यूब पे क्लास आती है, और ऐप के अंदर तो अब सारी तो आप क्या लोगे, आप अपने पे ध्यान रखोगे तो अलग है। रीट वाले अगर कोई विद्यार्थी है तो स्पेशल राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज टॉपिक के अनुसार हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रश्न आ गया, सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता। इसी माता को महोदरी माता भी कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सी माता, महोदरी माता भी कहा जाता है, इसका ये पुत्र है। ये सोनगरा चौहान क्यों कहलाए, क्योंकि यहाँ पे जो सुवर्णगिरी, सोनगिरी इसका नाम है, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी सोनगिरी भी कहते हैं, इसलिए सोनगिरी से इसका नाम सोनगरा पड़ा। स्टार्ट किया था कीर्तिपाल चौहान ने, और अंतिम शासक था कानड़ देव। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध के कारण क्या थे, आपको पता है। कानड़ देव का पहले देख लेते हैं। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था। वीरम देव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से शादी न करना,
बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। वो वीरमदेव अलग कानड़ देव के पुत्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन कानड़ देव ने कहा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों के साथ शादी नहीं करेंगे। अलाउद्दीन ने कहा करनी तो पड़ेगी, तो इसने कहा नहीं करेंगे। इसने कहा करनी पड़ेगी, इसने कहा नहीं करेंगे। इसने कहा मैं युद्ध करता हूँ। कहते आजा देखी जाएगी। तो फिरोजा आपको पता है युद्ध भी करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी करता है, लेकिन वीरमदेव लास्ट में अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और फिरोजा फिर गुलबशीत इसकी दाई माँ होती है और फिर यमुना नदी में कूद जाती है। फरिश्ता के अनुसार दिल्ली दरबार में कानड़ देव का अपमान करना, बिल्कुल फरिश्ता कहता है कि जब दिल्ली दरबार में कानड़ देव गया तो इसका अपमान किया था कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव ने कहा कि मैं बैठा हूं, तो बैठा था, इसने आक्रमण कर दिया। तीनों कारण बनते हैं उपयुक्त सभी। सिवाना दुर्ग में विश्वासघात करने वाले सेनापति कौन थे? ये बड़ी समस्या थी। अपने राजस्थान के दुर्ग को जीतने का यही कारण था, विश्वासघात। लालच देते थे इतने बड़े बड़े दुर्गों का सेनापतियों को। तो सिवाना दुर्ग में जो बावला पंवार है, बस याद रखना बावड़ो और लालच दे दिया, बोले दुर्ग तेरे को देंगे, तू ऐश आराम करेगा, मस्ती ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, क्या तू इनके सेनापति की चौकीदारी कर रहा है। तो भावला पंवार ने शीतल देव चौहान के साथ विश्वासघात किया और रास्ता उसने बता दिया, बंद कर दिया। जो रास्ते खास करके ये दुर्ग है, ये खाद्य सामग्री जाने वाले रास्ते बंद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 1308 में जीत गया और इसका नाम खैराबाद कर दिया। बिक्का दैया ने जालोर दुर्ग के समय क्या किया था? बिक्का दैया ने विश्वासघात किया था और रणमल रत्तीपाल ने रणथंबोर में विश्वासघात किया था। अगला, तारिक ए फरिश्ता ग्रंथ के लेखक, नाम से पता चल रहा है तारिक ए फरिश्ता ने लिखे थे। हिंदू घाट वाटिका युद्ध कब? बड़ा ही शानदार युद्ध है, जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो। हिंदू घाट वाटिका युद्ध 1299 में हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसने? 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इधर हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था, रणथंबोर पर। इस युद्ध में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है, कौन सा? जिसका नाम होता है नुसरत खां, मारा जाता है। और हमीर देव चौहान का एक सेनापति कौन सा? भीम सिंह मारा जाता है। वो यही हिंदू घाट वाटिका युद्ध होता है। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ये आया था ना आपका चाचिंग देव। इसके समय किसी ने आक्रमण नहीं किया था, मस्ती मारता था। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? देखो, विद्यापति गौड़ तो था, वागीश्वर जनार्दन भी था और विश्वरूप भी था, ये सारंगधर इसका दरबारी नहीं था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? देखो, रणथंबोर अभियान जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में किया, उस समय वहां का शासक था हमीर देव चौहान। बार बार ये आक्रमण करता है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है, इसलिए ये एक बात कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंबोर दुर्ग। 12वीं सदी में जालोर में सोनग्रा चौहानों का शासन किसने स्थापित किया? लगभग 1181 ईस्वी में किसने? कीर्तिपाल ने सोनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किया था यहाँ पे, और बाद में ये सोनग्रा चौहानों की शाखा चली। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद किया? अब कल फर्स्ट ग्रेड में आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम उसको जीतकर जलालाबाद किया? जालोर का। खैराबाद किसका किया? सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहते हैं और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यह दुर्ग 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया था। 2 यहाँ पे साके हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल किया, जलालुद्दीन ने आदेश दिया, तो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना बेगम और इसका एक सेनापति था मोहम्मद शाह। कहते हैं कि दोनों के बीच लव स्टोरी चल जाती है, दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों में, देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो चिमना बेगम है वो प्रिय बेगम थी, बहुत ही प्रिय प्रेम करता था, और अलाउद्दीन खिलजी इसका एक सेनापति था ये मंगोल मोहम्मद शाह, इससे भी बड़ा प्रेम करता था। अब आपको पता है प्रेम इतना रस घुल गया कि ये दोनों प्रेम करने लगे, और ये दोनों प्रेम करने लगे। एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों न यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन मोहम्मद शाह चिमना बेगम ने कहा कि भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, सारा इसका ही साम्राज्य है, ऐसे तो है नहीं राजस्थान से निकले पंजाब और इधर ऐसे निकल गए और पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ के रायकोट में शादी करा के घर पे छोड़ने आएगी। कहता ये मार देगा हमें, इसलिए इन्होंने क्या किया, क्यों चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने कहा अपने क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं। मोहम्मद शाह ने कह दिया चिमना बेगम को तू तो वहीं रहती है, तू मार दे इसको, जहर जुड़ दे दे। अलाउद्दीन खिलजी की एक आपको पता है इसकी जो गुप्तचर प्रणाली बहुत शानदार थी, उसको पता लग गया ये तेरे को रुड़काएंगे,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना लगा दी किसके पीछे, मोहम्मद शाह के पीछे। बोले पकड़ लो इसको। और चिमना बेगम को इतना प्रेम करता था, फिर भी इसने कहा तेरे से इतना प्रेम करता हूं, चल तेरे को कैद खाने में डालता है, बहुत ज्यादा प्रेम कर लिया तेरे साथ। तो मोहम्मद शाह के पीछे सेना लगा दी। अब मोहम्मद शाह ने कहा भी जाए तो जाए का, ये भागा और किसके पास, हमीर देव चौहान के पास भागा। हमीर देव चौहान तो वैसे ही तैयार था कि कोई आए इधर से शत्रु से। हमीर देव ने कहा तू अब मेरी शरण में आ गया, तू सुरक्षित है। इसलिए तो कहते हैं ना, उसने वचन दे दिया कि अब तेरे पे आंच नहीं आएगा। हमीर हट हो गया और शरणागतों का रक्षक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार पत्र भेजे, भाई छोड़ दे, मेरा ये दुश्मन है और खतरनाक दुश्मन है, मेरी प्रेमिका को भगा के ले जा रहा था, ये मेरे को मार रहा था। हमीर देव ने कहा मैंने इसको वचन दे दिया, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कुछ ही कर ले। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, बार बार आक्रमण किया, लेकिन लास्ट 1301 में फिर इसने रणमल रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाता है। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। अब जीतने के बाद क्या होता है कि जब ये मोहम्मद शाह होता है, फिर मोहम्मद शाह को जब पकड़ के लाते हैं किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ये अपना पक्का या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सेनापति था, चलो गलती हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का बोल तेरे को अगर हम, क्योंकि युद्ध के अंदर ये हमीर देव चौहान से लड़ा था तो घायल हो गया, उसने कहा तेरे को स्वच्छ कर, एकदम तैयार कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, तेरी बता तो क्या करेगा। इसने कहा तू मेरे को तैयार कर देगा, सबसे पहले तेरे को ही मारूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि ये तो कमीना नहीं समझेगा, इसलिए बाद में कहते हैं हाथी से कुलचा दी। बहुत लंबी चौड़ी बातें यहाँ तो स्लाइड में आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटिव ही बता रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास में होती है तो पूरी स्टोरी बताई जाती है। अगला, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया, तो अकबर ने नागौर दरबार कब, 1570 में। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में किया था, गद्दी पर बैठते ही इसने आक्रमण किया, बोले इस क्षेत्र को जीत लो और इधर मेवाड़ को जीत लो और ऐसे करके, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। 1296 में इसके जो चाचा, इसका जो भतीजा था या कह सकते हैं इसका जवाई भी था, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसको मार दिया 96 में। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब से किस नाम से चलेगी। अब ये क्वेश्चन आपको कहां से दिए जा रहे हैं, हमारी ये बुक है, इस बुक से दिए जा रहे हैं। आपको पेज नंबर या मंथली दिए जा रहे हैं ना, जो भी टॉपिक दिया जा रहा है, तो बाजार में ये बुक उपलब्ध है हमारी। और आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड पीटीआई कहीं भी आपको 10 में से 9% इस बुक से मिलेंगे। और अभी जल्दी दीपावली के बाद 1 नवंबर के आसपास एक बुक ऑब्जेक्टिव टाइप और निकाल देंगे, वो पढ़ लेना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से चलेगी। देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो राजस्थान। ये लगभग आपको मैंने बता दिए, ज्यादा इनकी डिटेल नहीं बताऊंगा। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है, 5वां, और सौर ऊर्जा में पहला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है, किशनगढ़ अजमेर में, जो 2017 में हवाई अड्डा बना था इसमें। और उत्तरलाई बाड़मेर आपको याद रखना है, ये एक सैन्य हवाई अड्डा है, यहाँ पे नागरिक हवाई अड्डा भी इसको बनाया जा रहा है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों के क्षेत्र शामिल है। वैसे देखो अगर फिक्स ग्रुप देखे तो बूंदी और भीलवाड़ा 2 ही शामिल है। वैसे इसमें माना गया है भी इसका क्षेत्र है वो बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर कुछ है, लेकिन इसको छोड़ लेना, आपको याद रखना है बूंदी और भीलवाड़ा के क्षेत्र लिए गए हैं सिर्फ। और अभी पीटीआई में प्रश्न आया था, उसने पूछा था कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, और वहां ऑप्शन पहला बूंदी था और दूसरा रामगढ़ था। अब उससे देखो भी बोर्ड ने बूंदी मान रखा है, क्या आपत्ति लगेगी उस पर, तो क्या प्रश्न डिलीट होता है, क्या होता है देखी जाएगी। तो बूंदी उसका उत्तर बना, वैसे बूंदी होना नहीं चाहिए, अगर जिला विशेष पूछे तो बूंदी होगा। और वैसे रामगढ़ विस्तारी देखो कहीं भी साइड पे देखो आपको रामगढ़ मिलेगा, ये भीलवाड़ा और बूंदी का क्षेत्र आता है इसमें। राजस्थान की सीसीटीवी कैमरों से लेस पहली ग्राम पंचायत कौन सी है, तो बड़कोचरा अजमेर। प्रदेश के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया, यह है रूमा देवी, जो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, बाड़मेर जिले की है। ब्राजील ओलंपिक में राजस्थान के अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता। जयपुर के बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा, और डेफ ओलंपिक में जीता इसने। डेफ क्या होता है, मूक बधिर, न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, तो फिर भी इन्होंने 2 स्वर्ण 1 रजत जीता। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया। जब बर्ड पार्क की बात आए तो उत्तर आएगा गुलाब बाग उदयपुर। जब आपसे पूछे बर्ड हाउस का निर्माण कहां किया जाएगा, यह बीकानेर में किया जाएगा। प्रदेश का पहला दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान का शुभारंभ कहां किया गया। दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान की बात करें तो जयपुर के अंदर, और आपसे सीधा पूछे राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित कॉलेज कहां है, खुला है जोधपुर में। राजस्थान में पहली बार किस जिले की गौशाला में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे, यह है
जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। और राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? गांधीनगर जयपुर। और इसकी खासियत आपको पता है, 100% जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं सारे के सारे महिला कर्मचारी हैं, ये भी आपको पता होगा। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है? अब ये तो बड़ा ही आसान है, शीतलाष्टमी जानते हो, बरसोड़ा का भोग लगता है सुबह के दिन खाना। तो शीतलाष्टमी कुम्हार समाज की कुल देवी है ये, और इसका जो वाहन है गदा है, प्रतीक चिन्ह दीपक है, ये है चैत्र कृष्ण अष्टमी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? तो नाथ द्वारा उदयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, सॉरी। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से बताइए। अब एक वर्ष में जो त्योहार आते हैं क्रम से, तो सारे देखो, इसमें महिलाएं तो पूरी निपुण होती है, महिलाओं को तो सब पता होता है त्योहारों का। अब बच गए पुरुष छात्र, बच गए, उनके बड़ी समस्या होती है इस टॉपिक में। तो मैं तो कहता हूं ये टॉपिक किताब से न पढ़कर नाम किताब से पढ़ लो। आपके बुजुर्ग जो दादा दादी है या माता पिता है, उनके पास बैठिए, उनकी सेवा कीजिए साथ में, और साथ में उनसे त्योहार पूछिए, आपको फिक्स बता देते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में 2 बच्चे होते हैं या किसी रिश्तेदार का बच्चा होता है, उसकी अपने तो सन गिनते हैं कि मेरा जन्म 1994 में हुआ, मेरा जन्म 1998 में हुआ, मेरा जन्म 2002 में हुआ, मेरा जन्म 1988 में हुआ, अपने तो 88 89। वो फिक्स बता देंगे कि ये तेरे से 2 महीने बड़ा है, ये तेरे से 6 महीने बड़ा है, ये आसीवन में हुआ था, तू कार्तिक में हुआ था, तू 1 महीना बड़ा है, ऐसे बताते हैं ना। तो ये त्योहार वहां से याद करना, बड़े शानदार तरीके से याद होंगे। अब देखो, गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने में आती है, दीपावली अब आएगी कार्तिक महीने में, कृष्ण जन्माष्टमी भादवे में आती है, और गणगौर चैत्र में आती है। तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले कौन सी आएगी? त्योहारों के क्रम को प्रारंभ से अंत तक पूछना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो गणेश चतुर्थी, आगे इसके निशान लगे हुए अपने, उल्टा दे दिया ना, गणेश चतुर्थी, और ये सारे उल्टे कर दिए। सीधा ही बता देता हूं, इसको याद रखना। गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तीज को। बस ये थोड़ा सा इसमें उठा दिया होगा, इधर पड़ा होगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस शासक के बारे में लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा यही था, जेतर सिंह। ये यही है जेतर सिंह, जिसने बोताला का युद्ध लड़ा था 1227 में इल्तुतमिश के साथ, और इल्तुतमिश को हरा दिया। लेकिन इसे नुकसान जरूर भुगतना पड़ा था, क्योंकि इल्तुतमिश की सेना ने इसकी जो राजधानी नागदा थी उसको तहस नहस कर दिया। इसलिए चित्तौड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला जेतर सिंह था। अमीर ने किस युद्ध में महमूद बिन तुगलक को पराजित किया था? तो युद्ध था सिंगोली का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1336 में। हमीर सिसोदिया, ये चौहान नहीं है, हमीर सिसोदिया मेवाड़ वाला, इसने मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, उसे हराया था। औरंगजेब द्वारा राज सिंह को कितनी जात सवार का मनसब दिया गया? देखो, जात और सवार उसके ओहदे से पता चलता था। जात उसको पद दिया जाता था, सवार उसके पास कितने हाथी घोड़े हैं, तो 6000 का दिया था इसको खुश करने के लिए। फिर भी राज सिंह बहुत खतरनाक था। सुमेलित करो, लास्ट प्रश्न है आपके लिए। मालदेव का राज्य शासन क्या था? मालदेव 1531 में गद्दी पर बैठा, 1562 में मृत्यु। इसके बाद में चंद्रसेन राजा बना। जोधा, राव जोधा 1438 में गद्दी पर बैठा और 1489 तक रहा, ठीक है, जोधपुर वाला। और रणमल, ये रणमल 1427 से 1438। ये प्रश्न आता है कि जोधपुर के किस शासक ने 1438 तक मेवाड़ का राज शासन संभाला था? ये रणमल। चूड़ा 1394 से 1423, और चुंडा के बाद ये आ गया कौन है आपका, इधर मोकल आ गया, ठीक है, मोकल के बाद कुंभ आ गया, उसके बाद में कुंभ आ गया था। अब देखो, मालदेव, जोधा, यानी ये सारे मारवाड़ के शासक है। चूड़ा ये शासक आया था एक, तो सही उत्तर आ जाएगा, देख लो, बी उत्तर आ जाएगा, 4 3 2 1। ये प्रश्न आपके इतने टोटल कितने हो गए? 70%। 5 नंबर टेस्ट के हो गए, ठीक है। ये टेस्ट आपको 4 नंबर देना था, वो मेगा टेस्ट है, वो बड़ा नहीं, हो सकता है कल या परसों तक दे दे। तो आज का जो 5 बजे टेस्ट हुआ था उसका मैंने ये व्याख्या दे दी। जो भी कंफ्यूजिंग कोई भी दिक्कत लगो, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इनको पढ़ना, और प्रश्न बड़े शानदार है, जो व्याख्या मैं करवाता हूं उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का उठाएं फायदा। हमारे नानक क्लासेज ऐप, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी आप हमारे इस नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज है उसका फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज चल रही है, 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर की चल रही है, पूरे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे इनकी व्याख्या की जा रही है।
रीट लेवल फर्स्ट की साप्ताहिक टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगले महीने में इसका एग्जाम है और जितने भी विद्यार्थी हैं हमारी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, जिस भी पेपर में जितने भी पर्सन आ गए 80 से 90% आपको सीधे सीधे यानी 10 में से 8-9% आपको मिल रहे हैं। इसके लिए हमारे नानक क्लासेज जो ऐप है हमारा नानक क्लास, उसके ऊपर स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स एक टेस्ट के माध्यम से प्लस फ्री में पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ज्वाइन कीजिए महज 99 रुपए में पूरे करंट अफेयर्स पूरे साल का आने वाली सेकंड ग्रेड सीएटी एलडीसी रीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पर मंथ 40 रुपए की क्लास जिसका 9 बजे आपको रोज सोल्यूशन होता है, 7 बजे इसका टेस्ट मिलता है। जैसे हर एक रोज टॉपिक आपको दिया जाता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट स्पेशल सेकंड ग्रेड या रीट स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। आपके जितने भी रीट के अंदर टॉपिक है फर्स्ट लेवल सेकंड में टोटल 150 रुपए उसका चार्ज रहेगा और शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज। इसकी शुरुआत हुई है 14 यानी पूरा सिलेबस आप जाके देख सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही सीएटी की चल रही है। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और पाइए राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।